जय हिंद दोस्तों, एग्जाम टॉपर एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। आप लोगों ने पिछले लेक्चर में देखा था कि हमने राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग प्रक्रिया के बारे में बताया था। अब हम लोग जो है उसी के आगे राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में जानेंगे कि राष्ट्रपति को संविधान में कौन कौन सी शक्तियाँ प्राप्त की गई हैं। तो देखिए आगे। संविधान में राष्ट्रपति को दो प्रकार की शक्तियां प्राप्त की गई हैं, मुख्य रूप से सामान्य शक्तियां और आपातकालीन शक्तियां। जो सामान्य शक्तियां हैं ये चार प्रकार की हैं। पहली कार्यपालिका शक्तियां, दूसरी है व्यवस्थापिका, इसी को कहते हैं विधायी शक्तियां, तीसरी होती हैं वित्तीय शक्तियां और चौथी है न्यायिक शक्तियां। अब देखिए आपातकालीन शक्तियों के बारे में जानते हैं। आपातकालीन शक्तियों में पहली है राष्ट्रीय आपातकाल की शक्ति। इसका उल्लेख अनुच्छेद 352 में। दूसरी है राष्ट्रपति शासन। इसका उल्लेख अनुच्छेद 356 में। और तीसरी है वित्तीय आपातकाल। ये है अनुच्छेद 360 में। तो किस प्रकार से राष्ट्रपति को शक्तियां प्राप्त की गई हैं, अब हम क्रमानुसार एक एक कर को देखेंगे। आज हम सबसे पहले राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति के बारे में विस्तार पूर्वक जानेंगे कि राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्तियां क्या होती हैं। आप इस पैराग्राफ को नोट कर लीजिए। नोट हो गया होगा। अब देखिए राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्तियों के बारे में आज हम विस्तार से जानेंगे। देखिए, जिस दिन राष्ट्रपति स्टार्ट किया था हमने, उस दिन सब अनुच्छेद हमने एक लाइन से बताए थे, लेकिन अनुच्छेद 53 जो है कि छोड़ दिया था और कहा था कि आपको बाद में उसके बारे में बताएंगे। तो आइए जानते हैं अनुच्छेद 53 के बारे में। अनुच्छेद 53 कहता है कि संघ की सभी कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होंगी। संघ की सभी कार्यपालिका
शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होंगी। ये कहता है अपना अनुच्छेद 53। अब जो राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्तियां होती हैं, इसके अंतर्गत आ जाता है कि राष्ट्रपति किनकी नियुक्ति करता है, मंत्रियों को कौन सा मंत्रालय देता है या उनके कार्य को आवंटन किस प्रकार से करता है। तो देखिए, जानते हैं आगे। राष्ट्रपति के द्वारा होने वाली नियुक्तियों के बारे में। देखिए, अनुच्छेद 75 देखिए। अनुच्छेद 75 के तहत राष्ट्रपति उसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री यानी पीएम नियुक्त करता है जो लोकसभा बहुमत दल का नेता होता है और प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। कभी भी क्वेश्चन आ जाए कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है। किस अनुच्छेद के तहत करता है, तो अनुच्छेद 75 के तहत करता है। किस व्यक्ति को करता है, तो उस व्यक्ति को करता है जो लोकसभा बहुमत दल का नेता होता है। मंत्रियों की नियुक्ति किसकी सलाह से राष्ट्रपति करता है, तो प्रधानमंत्री की सलाह से करता है। अब देखिए, अनुच्छेद 77 में अनुच्छेद 77 कहता है कि राष्ट्रपति मंत्रियों को उनका कार्य आवंटन करता है। देखिए, जो अनुच्छेद 77 है, इसका तात्पर्य यह है कि जो राष्ट्रपति है वो मंत्रियों को उनके मंत्रालय सौंपता है कि कौन से मंत्री को कौन सा मंत्रालय दिया जाना है। लेकिन इसके लिए राष्ट्रपति स्वतंत्र नहीं होता है। राष्ट्रपति जो है जिस भी मंत्री को जो भी मंत्रालय सौंपता है, जो भी कार्य सौंपता है, वह प्रधानमंत्री की सलाह से करता है। अर्थात जो प्रधानमंत्री चाहता है वही होता है, ना कि राष्ट्रपति की पास ऐसी कोई शक्ति है। ठीक है। इसके आगे अनुच्छेद 78। अनुच्छेद 78 कहता है कि राष्ट्रपति केंद्रीय प्रशासन से किसी भी संबंध में परामर्श ले सकता है या उनसे प्रश्न पूछ सकता है। कहने का तात्पर्य है कि अनुच्छेद 78 के तहत जो भी केंद्रीय
विश्वविद्यालय होते हैं उनका जो कुलाधिपति होता है कुलाधिपति राष्ट्रपति होता है और केंद्रीय विश्वविद्यालयों में कुलपति की नियुक्ति करता है। अब आपके अंदर सवाल बन रहा होगा, क्या राष्ट्रपति सभी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की नियुक्ति करता है? तो नहीं, जो भी सरकारी या गवर्नमेंट केंद्रीय विश्वविद्यालय होते हैं केवल उन्हीं के कुलपतियों की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। इसके अलावा केंद्रीय विधि विश्वविद्यालय का जो कुलाधिपति होता है वह राष्ट्रपति नहीं, वह सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होता है और उसकी नियुक्ति भी सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश करता है। केंद्रीय विधि विश्वविद्यालय का कुलाधिपति सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होता है। और यही इनके कुलपतियों की नियुक्ति भी करता है। नियुक्ति करता है। अब इसी के साथ आप लोग सबको इनको नोट कर लीजिए, जितने भी अनुच्छेद लिखे हुए हैं। नोट हो गए हो तो हम मिटा दें। अब चलते हैं अनुच्छेद 76। अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी के बारे में बताया गया है कि भारत का एक महान्यायवादी होगा जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। और वर्तमान में जो हमारे महान्यायवादी हैं वो हैं के वेणुगोपाल। कौन से नंबर के हैं? तो 15वें नंबर के हैं। इनका 2 बार कार्यकाल बढ़ाया जा चुका है। अब देखिए, जो महान्यायवादी है इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो राष्ट्रपति किसे महान्यायवादी नियुक्त करेगा? तो जो व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो या हाई कोर्ट में पांच वर्ष तक न्यायाधीश के रूप में कार्य किया हो या
हाई कोर्ट में 10 वर्ष तक वकालत की हो। यदि इन तीनों में से कोई भी योग्यता उस व्यक्ति के पास है तो राष्ट्रपति चाहे तो उसे महान्यायवादी नियुक्त कर सकता है। देखिए, जो महान्यायवादी होता है यह भारत का प्रथम विधि अधिकारी भी कहलाता है। अर्थात प्रथम विधि अधिकारी इसलिए कहा जाता है इसको कि जो महान्यायवादी होता है वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के निर्णयों की जांच करता है और उसकी छानबीन करने के बाद यह सिद्ध करता है कि जो इन लोगों ने निर्णय लिए हैं सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ने वो सही है या गलत हैं। इसके बावजूद जो महान्यायवादी है इसका कार्य होता है कि जब भी कभी अनुच्छेद 143 के तहत जब भी राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से किसी भी निर्णय पर कोई भी सलाह मांगता है तो वहां पर राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में महान्यायवादी उपस्थित होता है। इसके अलावा महान्यायवादी के और भी कार्य होते हैं। यदि राष्ट्रपति किसी भी विषय पर, संवैधानिक विषय पर महान्यायवादी सलाह मांगता है तो महान्यायवादी को राष्ट्रपति को सलाह देनी पड़ती है। इसके अलावा महान्यायवादी को इंग्लिश में एजी बोलते हैं। एजी का मतलब होता है अटॉर्नी जनरल कहते हैं ऐसे इंग्लिश में। और जो महान्यायवादी है इसको मदद करने के लिए सॉलिसिटर जनरल और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल भी होते हैं जो इसकी कार्य में मदद करते हैं। और जो महान्यायवादी है इसकी कोई समय अवधि या कार्यकाल निश्चित नहीं है कि यह कब तक अपने पद पर रहेगा। जो महान्यायवादी है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर रहता है। अर्थात जब तक राष्ट्रपति चाहे तब तक महान्यायवादी अपने पद पर कार्य कर सकता है। जिस दिन राष्ट्रपति चाहे कि इसको पद से हटाना है तो राष्ट्रपति हटा सकता है। इसके अलावा जो महान्यायवादी है इसका कार्यकाल भारतीय संविधान में उल्लेख नहीं किया गया है कि कितने वर्ष तक है या कितने वर्ष तक यह कार्य करेगा। और जो है महान्यायवादी यह राष्ट्रपति के हर संवैधानिक निर्णय में उसे सलाह देने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके अलावा हम आगे देखते हैं अनुच्छेद 148 से 151 तक। इसमें नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक का उल्लेख किया गया है। देखिए, जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होता है इसको कैग भी बोलते हैं। CAG हिंदी में लिख दें कैग। CAG का फुल फॉर्म होता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। जो अपना टैग होता है इसकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करता है, लेकिन इसका कार्यकाल निश्चित होता है। यदि कोई व्यक्ति
CAG है तो उसका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष का होता है। अर्थात यदि कोई व्यक्ति 60 वर्ष का है और वह 60 वर्ष की उम्र में कैग बनता है तो केवल वह 5 वर्ष तक कार्य करेगा, उसके बाद उसे सेवानिवृत्त कर दिया जाएगा क्योंकि उसकी आयु 65 वर्ष हो जाएगी। लेकिन यदि कोई व्यक्ति 55 वर्ष की उम्र में कैग बनता है तो उसको पूरा समय मिलेगा 6 वर्ष का और वह 61 वर्ष तक कार्य करेगा। ठीक है, तो इसमें से जो भी समय अवधि पहले होती है उसी आधार पर उसको सेवानिवृत्त कर दिया जाता है। इसके बावजूद जो अपने कैग हैं वो वर्तमान में गिरीश चंद्र मुर्मू हैं 14वें नंबर के, और ये वही गिरीश चंद्र मुर्मू हैं जो जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल भी रह चुके हैं। इसके आगे देखते हैं अब अनुच्छेद 155। अनुच्छेद 155 कहता है कि राष्ट्रपति प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल तथा केंद्र शासित प्रदेश में अपना एक प्रतिनिधि नियुक्त करता है। प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल और केंद्र शासित प्रदेश में अपना प्रतिनिधि राष्ट्रपति नियुक्त करता है। देखिए, प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। जिस प्रकार से केंद्र में कार्य करने की शक्तियां राष्ट्रपति के पास होती हैं, उसी प्रकार से राज्यों में कार्य करने की शक्तियां राज्यपाल की होती हैं। अर्थात राज्य में राज्यपाल और केंद्र में राष्ट्रपति दोनों के कार्य सामान्य होते हैं। अब देखिए केंद्र में देखते हैं। वर्तमान में आपको पता होगा कि केंद्र शासित प्रदेशों की जो संख्या है वो कितनी है? 8 है। कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? 8 है। अब देखिए 8 को देख लेते हैं। इनमें से पहला दिल्ली, दूसरा पांडुचेरी, तीसरा जम्मू कश्मीर, चौथा लद्दाख, पांचवा अंडमान निकोबार, देखिए छठा है लक्षद्वीप, सातवां है दमन द्वीप एवं
दादर नागर हवेली और 8वां है चंडीगढ़। अब देखिए जो ये 5 दिए गए हैं, दिल्ली, पांडिचेरी, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और अंडमान निकोबार, इन 5 में जो राष्ट्रपति अपना प्रतिनिधि नियुक्त करता है वो कहलाता है उपराज्यपाल। क्या कहलाता है? उपराज्यपाल। और जो लक्षद्वीप और दमन द्वीप एवं दादरा एवं नागर हवेली में नियुक्त करता है वो कहलाता है प्रशासक। और जो चंडीगढ़ में वो अपना प्रतिनिधि नियुक्त करता है वो कहलाता है आयुक्त। एक बार IAS के इंटरव्यू में एक सवाल पूछा गया था कि आप बताइए कि जो राष्ट्रपति है वो किन किन केंद्र शासित प्रदेशों में उपराज्यपाल की नियुक्ति करता है। तो देखिए वह 5 राज्यों में मतलब 5 केंद्र शासित प्रदेशों में उपराज्यपाल की नियुक्ति करता है। दिल्ली, पांडिचेरी, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और अंडमान निकोबार। जबकि लक्षद्वीप एवं दमन द्वीप में प्रशासक जो प्रतिनिधि होता है वो प्रशासक के रूप में कार्य करता है, जबकि चंडीगढ़ में आयुक्त के रूप में कार्य करता है। अब देखिए जो जम्मू कश्मीर हैं इनको आपको पता होगा कि 31 अक्टूबर 2019 इससे पहले लद्दाख नहीं हुआ करता था, जम्मू कश्मीर था। केवल आर्टिकल 370 के तहत एक विशेष राज्य का प्रबंध किया गया था भारतीय संविधान में जो जम्मू कश्मीर होता था। लेकिन 31 अक्टूबर 2019 से जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया गया है। अब देखिए जो जम्मू कश्मीर है इसके पहले उपराज्यपाल यदि कभी पूछ दिया जाए तो अभी हमने पढ़ा है। तो इसके पहले उपराज्यपाल कौन बने थे? गिरीश चंद्र मुर्मू। जो वर्तमान में कौन है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा अर्थात कैग हैं। और जो लद्दाख के पहले उपराज्यपाल बने थे या वर्तमान में हैं तो वो हैं RK माथुर। अर्थात राधा कृष्ण माथुर। देखिए और दमन एवं दीप एवं दादर और नागर हवेली, देखिए जो ये है 26 जनवरी 2020 से पहले दमन द्वीप एक अलग केंद्र शासित प्रदेश था एवं दादर नागर हवेली एक अलग केंद्र शासित प्रदेश था। उस समय केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी थी? 9 थी। और इससे भी पहले यदि अपन देखें कि जब जम्मू कश्मीर और लद्दाख यह केंद्र शासित प्रदेश नहीं थे तो उस समय कितने केंद्र शासित प्रदेश थे? उस समय 7 केंद्र शासित प्रदेश थे। जम्मू कश्मीर और लद्दाख जब नहीं थे तो कितने थे? 7 थे। लेकिन जब से जम्मू कश्मीर और लद्दाख बन गए तो केंद्र शासित प्रदेश बढ़ के कितने हो गए थे? 9 हो गए थे। लेकिन पुनः 26 जनवरी 2020 इसमें इस दिन दमन द्वीप और दादरा नागर हवेली को अर्थात 2 केंद्र शासित प्रदेशों को मिलाकर एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। तो फिर से केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या बदल गई और कितने हो गए? 8 हो गए। तो वर्तमान में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। जो दमन द्वीप एवं दादरा एवं नागर हवेली बना है इसकी राजधानी दमन को बनाया गया है। ठीक है। और देखिए जो दिल्ली, पांडिचेरी और जम्मू कश्मीर इन तीनों में विधानसभा है। अन्य किसी भी केंद्र शासित प्रदेश में
विधानसभा नहीं है। हो सकता है जब हमने पहला लेक्चर बनाया था राष्ट्रपति के ऊपर और उसमें निर्वाचन प्रक्रिया और निर्वाचन मंडल के बारे में बताया था आप लोगों को, तो शायद मुझे लगता है कि मुझसे थोड़ी बहुत गलती हो गई और मैंने बता दिया था कि लद्दाख और अंडमान निकोबार में भी विधानसभा है। तो उस गलती के लिए मैं क्षमा चाहता हूं और आप लोग उस गलती को सुधार लें। इसको आप नोट कर लीजिए। नोट कर लिया होगा। अब देखिए, इसके अलावा जो केंद्र में जितने भी केंद्रीय आयोग होते हैं उनके अध्यक्षों की नियुक्ति भी कौन करता है? तो उनके अध्यक्षों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। इसी के साथ हम अगले लेक्चर में राष्ट्रपति की व्यवस्थापिका या विधायी शक्तियों के बारे में विस्तार पूर्वक जानेंगे। यदि आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो उसे लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें और हमें बताएं कि यदि कोई हमसे गलती होती है तो उसमें क्या सुधार आप लोग चाहते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।